हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय। और आज मैं 4 या 5 महीने बाद अकाउंट्स का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल दिल से माफी मांग रहा हूँ दोस्तों। मुझे माफ करिए। मैंने अकाउंट्स का सेकंड ये जो नेक्स्ट वीडियो है मैं बहुत टाइम के बाद डाल रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो हम चलते हैं यूनिट 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेक्शन दोस्तों, कन्वेंशंस। तो यहाँ देख लो, यह है यूनिट ओवरव्यू। तो हमें इतना सारा पढ़ने का है, बाप रे बाप। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन इसको 2 वीडियो में डिवाइड करके इजीली पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब कि ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये दिए सो है कि ये इसकी जन्म कुंडली का हुई, ये पैदा कैसे हुआ और हमको पढ़ना क्यों पड़ रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं। दोषी है हूँ मैं हूँ आदिलाबाद का, और मेरा एक दोस्त है पुनीत दाइमा, वो है अमरोती का सी है। पुनीत बोलता भाई मैं मेरे हिसाब से अकाउंटिंग करता, मैं डिप्रिसिएशन लेता ही नहीं। और मैं बोलता नहीं ना भाई, डिप्रिसिएशन तो लेना पड़ता ना। तो वो बोलता नहीं ना भाई, अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से करता। तो हमने क्या किया, हमने अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग तो कर ली। लेकिन जब मैंने पुनीत की बुक्स रेफर करी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पुनीत ने मेरी बुक्स रेफर करी तो उसको मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मैं तो मेरा एक दोस्त का एग्जांपल लिया। ऐसे ही सोचो, अगर लाखों करोड़ों सीए, करोड़ों तो है नहीं सॉरी, लाखों लाखों सीए अगर ऐसे ही करेंगे अपने अपने मनमानी की, तो लफड़ा हो जाएगा। तो तो क्या हुआ। तो इधर देखो दोस्तों, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड अचीव यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रोसेस is applied with the conceptual framework of generally accepted accounting principle gaps। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म माना जा सकता है। तो देखो ये दोस्तों, ये पैराग्राफ पढ़ो, इसमें क्या है। द टर्म गैप्स इज used to describe rules developed for the preparation of financial statements and are called concepts, conventions, postulates and principles। दोस्तों ये जो दिख रहे हैं ना concepts, ये gaps को इन्होंने 4 इसमें डिवाइड कर दिया। वो है concepts, conventions, postulates and principles। postulates के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ concepts, conventions और principles को हमें डीप में पढ़ने का है दोस्तों। तो याद देखो दोस्तों, क्या है, these gaps are the backbone of the accounting information system without which the whole system cannot even stand directly। मतलब बराबर से खड़े भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, आगे उसकी तारीफ की है। तो अपन बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर 3 कंसेप्ट है, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशन। दोस्तों कभी आपके घर में या किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो डॉक्टर एक लाइन बताते हैं कि थिन लाइन फ्रैक्शन है। तो वो थिन लाइन मतलब क्या, हेयर हेयर फ्रैक्शन, हेयर फ्रैक्चर, सॉरी फ्रैक्चर। तो हेयर फ्रैक्चर जैसा दिखता नहीं ना। तो ये तीनों की इसमें भी जो डिफरेंस है ना, वो अपने को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों खुद स्टडी मटेरियल में क्या लिख के देखो। In the study material, the terms, concepts, principles, and conventions have been used interchangeably to mean those basic points of agreement on which financial accounting theory and practice are founded। भैया अगर तुम इंटरचेंजेबल कर रहे हो तो तीनों की अलग अलग मीनिंग बताने की क्या जरूरत है। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज तो करेंगी, ऐसी है ये वो। तो चलो हम अब एक बार का पढ़ तो लेते कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस है क्या चीज। देखो, अकाउंटिंग concepts define the assumptions on the basis of which financial statements of a business entities are prepared। बस इतनी लाइन पढ़ो दोस्तों। मैं आपको बता दूं, concepts हम नीचे बहुत पढ़ेंगे, एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अमका कंसेप्ट, ढमका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कंसेप्ट ये एक चीज है कि भैया तुमने ये कंसेप्ट यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। तो ये कंसेप्ट तो इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब ऑल ओवर इंडिया सब सीए लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगी, यूनिफॉर्मिटी आएंगे। तो दोस्तों ये कंसेप्ट, तो कंसेप्ट्स के बारे में अपन अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अब दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर पांच पांच पॉइंट है दोस्तों। अगर कभी गलती से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, तो हमें तो लिखना है, हम छोड़ तो नहीं सकते। तो व्हाट इज प्रिंसिपल दोस्तों, तो मैं आपको ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ याद कराना चाहूंगा, समझाना नहीं, याद कराना चाहूंगा। प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल समझ लो आप। स्कूल का प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन। ऐसा नहीं कि क्लास 1 की कोई भी टीचर को प्रिंसिपल बना दे, ऐसा नहीं होता है। रियल अजम्पशंस पे प्रिंसिपल को बनाना चाहिए। प्रिंसिपल की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। अगर प्रिंसिपल अमका ढमका लैंग्वेज में बात कर रहा है और किसको समझ रहा नहीं है, तो प्रिंसिपल क्या काम का।
और प्रिंसिपल कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए। आज एक साल मैं प्रिंसिपल, एक साल तू प्रिंसिपल, तो वो स्कूल स्कूल नहीं रहेंगे दोस्तों, वो स्कूल अच्छे से चलेंगे नहीं दोस्तों। कंसिस्टेंस होना चाहिए। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए कि ये अगर मैं आज ये स्पीच दूंगा तो बच्चों के मन में ये जाएगा, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन प्रिंसिपल को आना चाहिए। एंड दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स, मतलब अगर या आप यूजर समझ लो अपने पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स आ रहे हो तो अपना प्रिंसिपल इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, और ना कि भाई मेरे को तो मालूम ही नहीं आपका बच्चा कौन से क्लास में ब्ला ब्ला। मैं तो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दे दिया, कभी गलती से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस एंड कांसेप्ट्स, तो आपको ये पॉइंट, पांचों पॉइंट याद आने के लिए ये मैंने एक छोटी सी कहानी बता दी। अब दोस्तों चलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग कन्वेंशन सादी भाषा में ये है, अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ तो क्या होता है, 10 साल से मैं एक टाइप का प्रोसीजर फॉलो करते आ रहा हूँ, तो वो टाइप का प्रोसीजर कन्वेंशन बन जाता है कि जब, मतलब सारे लोगों को पता है कि भाई ये रतन टाटा की कंपनी है ना, तो इसकी अकाउंटिंग ऐसी होती है। तो अगर किसी की अकाउंटिंग ऐसी होती है, तो ऐसी की होती है, तो वो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे आ रहे हो, तो उनको आदत हो गई। तो जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देखते हैं, उनको भी वो मालूम है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन के थ्रू बनाया है, क्योंकि ये 10 साल से सेम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो उनका खुद का एक कन्वेंशन है। तो आप दोस्तों इसकी थियरी पढ़ लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी गलती से पूछ लिया तो अपन लिखने के बराबर रहना। तो चलो अभी एक एक कंसेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन को खोद खोद के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एंटिटी कंसेप्ट, मैं आपको पहले ही बता दिया, थियरी कुछ ज्यादा काम की नहीं है, अपन अपने मन से थियरी लिख सकते हैं। और आएगा तो ये 3-4 क्वेश्चन पूछ देंगे आपको, डिस्क्राइब 4 एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, पीरियोडिक कंसेप्ट, तो अपने को ये हार्डली 2-2 मार्क के लिए आएगा, तो अपने को ज्यादा कुछ लंबा लिखना नहीं है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के एक एग्जाम्पल जरूर देना है अपने को, तो क्या सामने वाले को समझ जाएगा भाई एग्जाम्पल के साथ पढ़ा, ये तो बहुत ही होशियार है। क्योंकि थियरी जितनी भी लोगेंगे वो थियरी 1 मार्क की रहेंगी और एग्जाम्पल का 1 मार्क देगा। तो दोस्तों सबसे पहले एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या है दोस्तों? एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो दोस्तों यह क्या बोल रहा है, अगर मैं ये मान लो पीजीसी में बड़ा हो गया, मैं सीए बन गया, अभी तो मैं सीए फाइनल में हूँ, अगर मैं सीए बन गया और मैंने है ना एंटिटी बना दी प्रणय कंगन क्लासेस से, तो आगे बच्चे 4-5 बच्चे आ गए स्टार्टिंग डे पे, सर ये लो मुझे सीए फाइनल पढ़ा, और उन्होंने मेरे को है ना 10-10 हजार रुपए फीस दे दी, तो मेरे पास 5 बच्चों के 50 हजार रुपए आ गए, तो ये मेरे पैसे है क्या, ये एंटिटी के पैसे है? ये एंटिटी के पैसे। अगर 5 हजार में से मुझे क्या हुआ, मुझे पर्सनली लाइक साउथ इंडियन, तो मैं क्या करा, नाश्ता करने बाहर चले गया, तो अगर नाश्ते में अगर मैंने 100 रुपए मेरे पर्सनल खर्चे के लिए यूज कर लिए, तो एनटीटी का पैसा कितना रहेगा दोस्तों? एनटीटी का पैसा अब 10 हजार इंटू 5, 50 हजार माइनस 100 रुपए जो मैं मेरे पर्सनल खर्चे के लिए यूज किया, तो वो 100 रुपए यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, business transactions are recorded in the books of accounts and owner transactions in his personal books of account. The practice of distinguishing the affairs of the business from the personal affairs of the owners originated only in the earlier days of the double entry bookkeeping. तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्जांपल है आप इस पे ध्यान दीजिए, मैंने तो मेरा एग्जांपल भी दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख रुपए एंड उसने 5 लाख की मशीनरी खरीद ली, तो उसके पास 2 लाख रुपए बचे। अब इसने क्या बोल रहा, ये बंदे ने क्या किया, एंड वुड बी ओके, तो 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस फंड। अब क्या किया, ये जो 2 लाख रुपए थे, सॉरी 7 लाख रुपए का कैपिटल था, उसमें से उसने, सॉरी 5,000 रुपए फैमिली एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी एंटिटी का कैपिटल कितना रहेगा, कैपिटल जो 7 लाख था माइनस ड्रॉइंग्स 5,000 करने के बाद 695 ही रहेंगी उनका एंटिटी का पैसा, क्योंकि 5,000 तो पर्सनल यूज हो गया। तो सादा है दोस्तों, बहुत इजी है एंटिटी कंसेप्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आपको सिर्फ एक ही गाना गाना चाहूंगा, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मतलब यहाँ पर अगर पैसे से रिलेटेड कुछ है तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आएगा, अगर पैसे से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में वो नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, transactions even if they affect the results of the business materiality are not recorded if they are not convertible in
मॉनिटरी टर्म्स मतलब क्या, अगर अगर सोच लो दोस्तों, अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो मेरे पास 20 साल से काम कर रहा है, तो वो मेरे लिए पैसों से वैल्यू से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मेरा ईमानदार एम्प्लॉय है, वो मेरे लिए और आगे काम कर सकता है, मैं मेरा ऑफिस उसके भरोसे छोड़ के जा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट होगी ना। लेकिन उसको अपन मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो दोस्तों वो चाहे कितनी बड़ी भी एसेट हो, देखो यहाँ पर दोस्तों, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नो डाउट द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको सादी भाषा में बता दूं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब सिर्फ पैसों से लेन देन, पैसों से कुछ होता तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके दोस्तों, और एक बात बता दूं, अगर इसमें और एक कंसेप्ट क्या है कि सपोज ए बिजनेसमैन सेल गुड्स 50 lakhs एट होम एंड आल्सो ही सेल्स गुड्स 1 लाख यूरो इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब 50 लाख इंडिया में बेचा और 1 लाख यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा, तो उसकी टोटल सेल्स क्या रहेंगी दोस्तों? 50 लाख प्लस 1 लाख यूरो। तो ये तो मतलब थोड़ा रुपी में थोड़ा यूरो में, ये तो कोई गड़बड़ वाली अकाउंटिंग में थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि वो जा का रेसिडेंट है, मतलब वो जा का रूलिंग करेंसी है, तो रूलिंग करेंसी के इसमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 1 यूरो इक्वल्स टू 71 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल सेल्स 50 lakhs प्लस 71 lakhs इक्वल्स टू 121 lakhs। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स इंपैक्ट्स द एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ओ ब्ला ब्ला ब्ला। या दोस्तों ये लाइन पढ़िए, दिस कंसेप्ट इग्नोर्स द मनी इन एन इलास्टिक यार्डस्टिक ऑफ अ मेजरमेंट। मैं दोस्तों एक बात बता दूं, अगर दो कंपनी है, एक कंपनी है सिर्फ 5,000 में खरीद रहे, लेकिन उसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, और एक कंपनी है जो सिर्फ 2,000 में खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज बहुत खराब है, तो दोस्तों अपन कौन सी कंपनी खरीदेंगे? अगर मॉनिटरी टर्म्स में देखेंगे तो भैया अपन तो 2,000 की कंपनी खरीद लेंगे, क्योंकि वो सस्ती है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज अच्छे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का ये ड्रॉबैक है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना, अपने को बाकी की चीजें भी देखनी पड़ती है। तो राइट, ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को थोड़ा साइड में रखो और एक्रूअल कंसेप्ट पे है। दोस्तों एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि दोस्तों, अगर ये फर्स्ट लाइन पढ़ो आपको समझ जाएगा। The effects of transactions and other events are recognized on mercantile basis, that is when they occur and not as cash or a cash equivalent is received and paid, and they are recorded in the accounting records। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क्या हुआ, मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए और क्लासेस में 10 बच्चे आए, तो 10 बच्चों की फीस 10 इंटू 10,000, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए दोस्तों मैं मेरी रेवेन्यू में 1 लाख रुपए लिख दूंगा एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। अगर उसमें से क्या हुआ, 8 बच्चों ने फीस दे दी और 2 बच्चे बोले सर सर मेरे ना अभी 10-10 हजार रुपए मेरे गर्लफ्रेंड में खर्च हो गए, मैं आपको बाद में दूंगा, तो ये मेरे को अभी जो 20,000 आने वाले हैं वो अभी आए तो नहीं, लेकिन मैंने अर्न तो कर लिया ना। तो वो ही बोल रहा है, देखो दैट इज व्हेन दे अकर, मतलब मैंने उसको ये साल ही पढ़ा दिया था, तो वो रेवेन्यू मेरा ये साल ही आएगा। एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड, अगर वो 10-10 हजार रुपए वो दोनों बंदों ने अगले साल दिए, तो वो अगले साल मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा, मैं उसकी एंट्री ये साल ही करूंगा दोस्तों। तो यही है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट दोस्तों यही है कि जिस साल में काम हुआ, जिस साल में खर्चा हुआ, दोस्तों मान लीजिए ये साल में अपना कुछ खर्चा हुआ, पर वो जो खर्चे वाली कंपनी है वो बोल रही सेठ तुम क्या करो, पैसे अगले 2-3 साल में दे दो, अपने को कोई घाई नहीं है, लेकिन खर्चा तो अपन ने ये साल कर दिया, तो हम जो 2-3 साल बाद भी उसको पैसे देने वाले हैं, लेकिन आज ही हम उसको कॉस्ट में बता देंगे कि भैया ये हमारा ये साल का कॉस्ट है। पैसा जाए या ना जाए वो बात की बात, पैसा आए या ना आए वो बात की बात, लेकिन अगर इवेंट अकर हो गया, मतलब उसको मैंने पढ़ा दिया या मैंने कुछ खर्चा कर दिया, पैसा बाद में देना पड़े या पैसा बाद में आना पड़े, हम उसको अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। दोस्तों आप लोग या इसकी थियरी आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-3 एग्जांपल है, मैं यहाँ पर 1-2 एग्जांपल लेना चाहूंगा। मिस्टर एक्स स्टार्टेड ए क्लॉथिंग मर्चेंडाइज, ही इन्वेस्टेड 50,000, बॉट मर्चेंडाइज वर्थ 50,000 का माल भी लिया, ही सोल्ड मर्चेंडाइज 60,000, कस्टमर पेड हिम 50,000 कैश एंड अश्योर्ड हिम, मतलब 50,000 का माल लाया, 60,000 उसने 60,000 में बेचा, अभी कस्टमर्स ने 50,000 दिए सिर्फ और 10,000 बाद में देते बोले, तो दोस्तों इसका रेवेन्यू कितना हुआ? 50,000 जो आया वो नहीं दोस्तों, जो 60,000 उसने बेचा वो रेवेन्यू है भाई। 10,000 बाद में देखा, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट में अपन 60,000 रेवेन्यू लेंगे दोस्तों।
और वही इलेक्ट्रिसिटी का एक दो एग्जांपल है दोस्तों, आप अगर खुद पढ़े होंगे ना तो ये वेरी इजी है, तो इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है दोस्तों। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर दिया अल्टरनेटिव एज पर कैश बेसिस। दोस्तों अगर कैश बेसिस पे रहता था तो यहाँ पर जो अपन ने यहाँ पर रेवेन्यू कितना होता था दोस्तों, मुझे बताओ। अगर कैश बेसिस पे रहता था तो हिज रेवेन्यू विल बी 50,000, क्योंकि कैश तो 50,000 आया, 10,000 जब आएगा जब देखेंगे। ये दोस्तों क्या पर है, अल्टरनेटिव एज पर कैश बेसिस। कैश रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस कैश पेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। दोस्तों कैश, यहाँ पर कैश का बहुत हार्ड वाला महत्व है दोस्तों। ये जब आप अगर जब ये पढ़ोगे ना, रेवेन्यू मे नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, मतलब कब कब रेवेन्यू नहीं आएगा, अगर क्रिएट्स अ लायबिलिटी व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब बच्चे ने क्या किया, सर ये लो 10,000 रुपए मैं अगले साल आऊंगा, तो ये मेरी असेट नहीं रहेंगी, क्योंकि उसको मैंने अभी पढ़ाया गया, ये मेरी असेट नहीं रहेंगी। देखो यहाँ पर कैश तो आया लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आया, वो एडवांस में देके गया, तो ये यहाँ पर कैश बेसिस पे नहीं आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल्स है या ट्रेड पेएबल्स है या कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ड्यू है, तो उसी तरह यहाँ पर वो नहीं आएगा, वो सिर्फ कैश बेसिस पे अगर दिया आज तो ठीक है, वरना बाय बाय। तो ये है एक्रूअल कंसेप्ट दोस्तों। अपन ने ऊपर जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट छोड़ दिया था हम उसे एक बार देख लेते हैं दोस्तों। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें मतलब एक पीरियड तो चाहिए ना, कुछ अकाउंटिंग करनी है, मतलब आपको सबको पता है कि अकाउंटिंग कब से कब तक होती है, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये एक मान लिया गया पीरियड है, मतलब दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब किसी की अगर आपने अकाउंटिंग सुनी होंगी, नहीं भैया जनवरी से जून तक अकाउंटिंग बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि अपन कर नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पर देखो, we generally follow from 1st April to 31st March, लेकिन however it may also be 6 months और 9 months और 15 months, अपने हिसाब से अपन अकाउंटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ इतना है कि अगर मैंने अगर पीजीसी खोला, प्रणय गगन क्लासेस, तो मैं तो बोलूंगा भैया मेरी तो कंपनी 10 साल चलेंगी या 100 साल चलेंगे, तो 100 साल की अकाउंटिंग क्या मैं एक साथ कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कोई एक डेफिनेट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग करने पड़ेंगे ना, सो दैट मैं अगर देखो यहाँ पर इसके जो 3 फायदे हैं ना, उससे आपको और डिटेल समझ आएगा। कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड, मतलब अगर अपन ने कोई पीरियड मान लिया कि मतलब एक साल का एक पीरियड, तो हम जब एक एक साल की अकाउंटिंग करेंगे तो अपने को समझेगा भैया पिछले साल तो प्रॉफिट था, ये साल लॉस जा रहा, तो ये साल लॉस क्यों जा रहा। हमें ये कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो ये कंपेयर करने के लिए भी अपने पीरियोडिसिटी कंसेप्ट यूज करते हैं दोस्तों। और एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर अपन ने 100 साल की अकाउंटिंग एक साथ कर ली, तो अपने को तो 100 डायरेक्ट प्रॉफिट कब मालूम पड़ेगा दोस्तों, 100 साल बाद। अब बाप रे बाप, मतलब प्रॉफिट जानने के लिए, उसके ऊपर टैक्स भरने के लिए फिर तो मेरे को 100 साल रुकना पड़ेगा, तो ये वायबल नहीं है, इसलिए एक शॉर्ट पीरियड हम चूज करते हैं। नेक्स्ट, मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग, हाँ दोस्तों यहाँ कर क्या बोल रहा है कि अगर आपने ये साल कुछ खर्चा किया है कोई इनकम आने के लिए, तो दोस्तों अगर उसका पेमेंट अगर हम बाद में भी कर रहे हैं, एक्रूअल कंसेप्ट मैंने बाद में क्यों पढ़ाया दोस्तों, यहाँ पर लाइन बढ़ी है। दिस कंसेप्ट मेक्स द अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड द टर्म एक्रूअल मीनिंगफुल। अगर मैं पहले पढ़ाता था ये वाला तो आपको एक्रूअल का मीनिंग तो पता नहीं था, तो आप हो जाते थे कंफ्यूज, इसलिए मैंने पहले एक्रूअल पढ़ा है। तो ये क्या बोल रहा है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी एक टाइप का एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करता है, क्योंकि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो साल के एक्सपेंसेस वो साल के इनकम में लो, क्योंकि सो दैट अपने को फिर प्रॉफिट या लॉस करेक्ट मालूम पड़ेगा दोस्तों। तो ये थे एक्रूअल कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इज नथिंग बट पीरियोडिक कंसेप्ट समझ सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट में बस इतना बोलता है ये साल के एक्सपेंसेस ये साल के रेवेन्यू के साथ मैच करो, और जो भी आ रहा है देखो, इन दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड should only be taken into consideration in the financial statements of the organizations. If any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। In the financial statements of the organizations, if any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should be recognized। मतलब अगर मैंने 5 बच्चों के लाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट करी थी, वो 5 बच्चे तो आ गए, वो 5 बच्चों की फीस तो मैं रेवेन्यू में कर दूंगा, लेकिन वो 5 बच्चों के लिए लाने के लिए मेरे को जो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी, वो एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी मैं यहाँ पर डालूंगा दोस्तों। वो है मैचिंग कंसेप्ट, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल दोस्तों। ये जो एग्जांपल है दोस्तों, मैं
ये अज्यूम करता हूँ कि ये एग्जांपल वेरी इजी है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि परचेस 10,000 पीसेस 100 पर केजी और सोल्ड 8,000 पीसेस एट द रेट 150 पर केजी। ओके, 12 मंथ्स, 1 दिसंबर टू 31 फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर। और ये क्या बोल रहा है, 3,000 का शॉप रेंट है, 11 महीने के लिए पे किया है, एंड पेड 8 lakhs टू द सप्लायर ऑफ गारमेंट्स एंड रिसीव 10 lakhs फ्रॉम द कस्टमर्स। दोस्तों यहाँ पर रिसीव कितने होने वाले थे, सोल्ड 8,000 इंटू 150, 8,000 इंटू 150 दोस्तों होते हैं 12 लाख, लेकिन आए कितने, 10 लाख। तो दोस्तों अगर मैचिंग कंसेप्ट में जाएंगे तो दोस्तों देखो, एक्रुअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि पैसे 10 लाख आए, मतलब नहीं 12 लाख का सेल हो गया ना, तो चलो 12 लाख रुपए ले लो, और एंड द कैश रिसीव एंड नॉट द कैश रिसीव, ये 10 लाख नहीं लेंगे अपन, राइट। एंड एक्सपेंसेस कितने हुए दोस्तों, ये जो 11 महीने के पे किए वो नहीं, अपन अपन ने एक साल पूरा यूज किया, तो 12 इंटू 3,000 दैट इज 36,000 लेंगे, अर्नाई 33,000 दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, रेवेन्यू निकालने को बोल रहा है। इन द गिवन एग्जांपल रेवेन्यू रिलेटेड ओनली टू सेल्स ऑफ 8,000 पीस ऑफ एग्रीमेंट, इन्होंने यहाँ पर बैलेंस शीट टैली करके बताया। दोस्तों मैं भी यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर प्रॉफिट है 12 लाख का और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस क्या हुए दोस्तों, प्रॉफिट 12 लाख का लिए दोस्तों, यहाँ पर देखो 10 लाख जो है वो नहीं लिए, 12 लाख जो है 12 लाख जो टोटल सेल हुआ वो लिए, 12 लाख माइनस मर्चेंडाइज 8 लाख, और शॉप रेंट दोस्तों देखो 11 महीने का नहीं 12 महीने का लिया, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 3,64,000 हुआ। और यहाँ पर उनके पास इन्वेंट्री बच गई थी 2,000 पीसेस इंटू 100, और ट्रेड रिसेबल मतलब 10 लाख आए और 2 लाख आने के, तो ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, और कैश रिसिप्ट 10 लाख में से 8,333 कैश पेमेंट किया, 8,333 कैसा दोस्तों, 8 लाख प्लस 33,000 शॉप रेंट, तो ये कैश इतना बचा। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर असेट साइड 567। अब लाइबिलिटी साइड देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड पेएबल, हमें 2 लाख रुपए देने भी है। क्यों 2 लाख रुपए देने के, हमने 10 लाख के गुड्स परचेस किए थे, 10,000 इंटू 100, लेकिन हमने 8 लाख रुपए से दिए थे, मतलब ट्रेड पेएबल 2 लाख है, एक्सपेंसेस हमने 11 महीने की दिए थे, रेंट 1 महीने का रेंट देने का है 3,000, और कैपिटल दोस्तों लाइबिलिटी साइड आता है, कैपिटल मतलब प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट 3,64,000, यहाँ पर दिस इज 567 दोस्तों। यहाँ पर सबको समझ रहा है कि मैचिंग कंसेप्ट मतलब ये साल का रेवेन्यू ये साल का रेवेन्यू ये साल की कॉस्ट के साथ जब आप मैच करोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली होंगी, वरना मुश्किल है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ये वीडियो बहुत लंबा चले गया है, हम आगे के कंसेप्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड सॉरी जो मैंने वीडियो बहुत टाइम के बाद डाला है, प्लीज अगर आपको अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एंड अब मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर अकाउंट्स का मैं जल्द से जल्द आपको डाल सकूं। थैंक यू दोस्तों, जो 3-4 जनों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर आपका पसंद आया एंड नेक्स्ट वीडियो चाहिए, रियली रियली मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। एंड आई प्लीज यू गाइज कि आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, सो दैट मैं एक से एक वीडियो बनाते रहो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।